हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं द इमॉर्टल हल्क को। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि अभी तक इसके लगभग 24 पार्ट आ चुके हैं और इसके एक एक पार्ट को हम लोग वीकली कवर करेंगे, यानी कि हफ्ते में सिर्फ एक कॉमिक बुक। मैं जानता हूं कि काफी लंबा समय है, लेकिन क्या करें, जीवन में पढ़ाई लिखाई वापस आ चुकी है और इन सब चीजों को साथ में मैनेज करके चलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई होप कि आप सभी लोग इस बात को समझ पाएंगे। तो इमॉर्टल हल्क की कहानी दरअसल में मार्वल के 616 यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है। और अगर आप सब लोग नहीं जानते हैं तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि सिविल वॉर 2 के दौरान हॉकाई के एक एरो ने ब्रूस बैनर को जान से मार दिया था और दुनिया और सारे के सारे एवेंजर्स की नजरों में ब्रूस बैनर और हल्क अब दोनों ही मर चुके हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ है, हम सभी लोग जान जाएंगे। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इमॉर्टल हल्क को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन के एक पेट्रोल पंप यानी कि गैस स्टेशन से, जहां पर एक कार आके रुकती है और उसमें से मां निकलकर गाड़ी में पेट्रोल भरने लगती है। तो वहीं पर उसकी बेटी उस गैस स्टेशन में पहुंच जाती है। उसकी मां उससे जोर से चिल्लाकर कहती है, देखो तुम्हें अगर सफर के लिए कुछ लेना ही है तो कुछ हेल्दी पिक करना, मतलब अपना फ्रूट जूस जैसा, कुछ भी सोडा पॉप वगैरह नहीं। ओके मॉम। गॉड, ये कितना परेशान करती हैं। और उस गैस स्टेशन में घुसने के बाद हम सभी लोग देखते हैं कि वहां पर उस कैशियर और उस लड़की के साथ एक शख्स और भी खड़ा था, एक ऐसा शख्स जिसे हम कई सालों से जानते आए हैं और उसका नाम था ब्रूस बैनर। ब्रूस उस गैस स्टेशन में खड़े होकर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को पढ़ रहा था कि तभी अचानक वो लड़की उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम क्या देख रहे हो? और ब्रूस अपनी नजर को घुमाते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, क्रीप, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लेकिन तभी अचानक हम सभी लोग देखते हैं कि उस गैस स्टेशन में एक शख्स और एंटर होता है और वो तुरंत ही अपने पास से एक बंदूक निकालकर उस गैस स्टेशन को रॉब करने की कोशिश करने लगता है। वो उस कैशियर से कहता है, नो अलार्म्स, जितना भी पैसा है मुझे सब दे दो। लेकिन ये सब कुछ देखकर वहीं पर खड़ी हुई वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और इसी वजह से उसने अपने हाथ में जो जूस की बोतल पकड़ी हुई थी वो वहीं पर गिर जाती है और टूट जाती है, जिसकी आवाज से वो रॉबर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसी हबड़ तबड़ में उसकी गन चल जाती है और वो गोली जा लगती है सीधे उस लड़की को। ये सब कुछ देखकर वो रॉबर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन घबराकर उससे गोली चली गई। और वहीं पर खड़ा हुआ ब्रूस बैनर ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था और अब गुस्से के मारे उसकी आंखें ग्रीन होने लगी थी। वो उस रॉबर से कहता है, तुमने उसे। लेकिन पलक झपकते ही ब्रूस के सिर में भी एक गोली आ लगती है और ब्रूस बैनर उस लड़की को मरता हुआ देखकर वो कैशियर समझ जाता है कि अब उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। वो उस रॉबर से कहता है, प्लीज मैन, मैंने तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी, प्लीज मुझे जाने दो, मैं अलार्म भी नहीं बजाऊंगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो रॉबर उस लाइन को क्रॉस कर चुका था जो शायद किसी भी इंसान को नहीं करनी चाहिए। वो पलक झपकते ही उस कैशियर को शूट करता है और वहां पर जितने भी पैसे होते हैं उन्हें लूट कर वो वहां से निकल जाता है। और इन सारी चीजों को होने के कई घंटों बाद पुलिस और कई सारे डिटेक्टिव्स वहां पर पहुंच चुके थे और वो लोग आपस में ही बात करते हैं कि उस लड़की का नाम दरअसल में सैंड्रा एन ब्रॉकहर्स्ट था और वो सिर्फ 12 साल की थी और उस कैशियर का नाम था जोएल फारो। लेकिन इसके साथ ही साथ जो तीसरा इंसान उन्हें मिला था उसके पास ना ही कोई आईडी थी और वो लोग जानते भी नहीं थे कि वो है कौन। मुझे पूरा यकीन है कि वो यहीं कहीं आसपास का होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसकी शक्ल कहीं देखी हुई है। एक डिटेक्टिव वहीं पर खड़े हुए एक मीडिया जर्नलिस्ट से कहती है, वेल ऑफ द रिकॉर्ड, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हमारे पास सिक्योरिटी फुटेज है लेकिन कोई भी रियल विटनेस नहीं है। उस मरने वाली लड़की की मां ने कुछ चीजें तो देखी और उसे ये बात भी याद है कि जिसने शूट किया उसने एक ब्लू कलर का हुडी पहन रखा था, लेकिन इससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं पता। वो उसे बताती है कि उन लोगों ने उन बॉडीज से बुलेट्स को निकाल लिया है और अब वो लोग उन्हें एनालाइज करना शुरू कर चुके हैं और वो लोग पेपर रिकॉर्ड्स में भी छानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई भी सुराग मिल जाए। और ये बात सुनकर वो जर्नलिस्ट थोड़ी सी हैरान होती है और उस ऑफिसर से पूछती है, पेपर रिकॉर्ड्स? जिसके जवाब में वो डिटेक्टिव उससे कहती है, हैरान मत हो जाएगी, तुम जानती हो कि दुनिया किस तरह काम करती है। और वहां से थोड़ी ही दूर हॉस्पिटल के एक मुर्दा घर में वो तीनों बॉडीज अब पहुंच चुकी थी, जिसमें से 2 तो पूरी तरह से मर चुकी थी, लेकिन तीसरी के बारे में हम सभी को जल्द ही पता चलने वाला था। और उस मुर्दा घर से थोड़ी ही दूर एक अनजान घर में वो रॉबर वहां तक पहुंच चुका था और वो अपने साथियों से कहता है, मैं ये चीज करना नहीं चाहता था, मुझे सुनाई दिया कि कोई चीज गिरी है और मैं बस घबरा गया और मेरे हाथ से गन चल गई और फिर बाकी लोगों ने भी मुझे देख लिया। मैं कसम खाता हूँ, मैं बस पैनिक हो गया, मैं डर गया। लेकिन उसके सामने खड़ा वो गैंग का लीडर उससे कहता है, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, बहुत बुरा हुआ, कितना मिला तुम्हें? क्या? पैसे टॉमी, पैसे। तुम्हें कितने मिले? मैं शायद $100 या $200। गुड, तो अब तुम मुझे अपने पैसे लौटाना वापस कर सकते हो। जो तुमने मुझसे पैसे लिए थे उसका इंटरेस्ट है। मैं जानता हूँ कि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो टॉमी, और इसीलिए मैं तुम्हें कई चीजों में बख्श देता हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हारी फैमिली को पसंद करता हूँ। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ टॉमी? सॉरी जो, मैं सुन नहीं रहा था, मेरा ध्यान यहाँ पे नहीं था।
और टॉमी को घबराया हुआ देखकर जो उसके गले में हाथ डालकर उससे कहता है, तो घर पे क्या सिचुएशन है आजकल? हालत ठीक नहीं है जो, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और एक बिल जैसे तैसे भरते हैं कि अगले महीने का बिल आ जाता है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ। और इसी मौके का फायदा उठाकर जो उसके पास आता है और टॉमी के कान में कहता है, तुमने एक और गैस स्टेशन को रॉब करने के बारे में सोचा है क्या? लेकिन ये बात सुनकर टॉमी और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो उससे कहता है, मैं रिलैक्स टॉमी, मैं सिर्फ तुम्हारे मजे ले रहा था। चलो अब यहाँ से निकलो और मेरे बचे हुए पैसे जल्दी वापस करो। ये बार बार का रोना धोना मुझे नहीं चाहिए। आई मीन इट टॉमी, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि कमजोर लोगों की इस दुनिया में कोई। लेकिन इससे पहले कि जो अपने सेंटेंस को कंप्लीट भी कर पाता, उनके आसपास एक जबरदस्त धमाका होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके घर के सामने एक बिजली गिरी हो और पलक झपकते ही वहां की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। उस धमाके की आवाज सुनकर वो सारे के सारे गैंगस्टर्स अपनी गन्स को बाहर निकाल लेते हैं और उस धमाके को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस घर के बाहर निकलते हैं, उनमें से एक आदमी उनसे कहता है, अंधेरे में मैंने कुछ देखा, कुछ। और अपने आदमी की चीख सुनकर जो जोर से चिल्लाता है, वो देखता है कि उसी का एक आदमी उसकी तरफ दौड़ कर आ रहा था और वो काफी घबराया हुआ था। मिल गया, हमें वो मिल गया बॉस, वो बहुत बड़ा है, मैं बता रहा हूँ, वो शैतान है। लेकिन जो को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो चिल्लाकर अपने आदमी को पकड़ता है और उसे चुप रहने को कहता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ जो, वो डेविल है, किंग ऑफ द हेल। लेकिन जो उसकी एक नहीं सुनता। वो अपने आदमी के मुंह पर ही अपने पिस्टल से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और अपने बाकी के साथियों से कहता है, सब मेरे साथ आओ, वो जो भी अंधेरे में हमेशा नहीं रह सकता, इस दरवाजे से जो भी आएगा उसे भू। लेकिन जो का सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही उसके पास मौजूद दीवार से दो बड़े बड़े हाथ निकलते हैं और जो को खींच लेते हैं। और ये सब कुछ देखकर वहां पर जो के जितने भी आदमी थे वो गोलियों की बरसात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन टॉमी समझ चुका था कि ये मौका उसके लिए सबसे परफेक्ट था और अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे वहां से भाग निकलना होगा। वो दौड़ता हुआ अपनी कार के पास जाता है और कीज को निकालकर उसे खोलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन घबराहट के मारे उसके हाथ से वो चाबियां छूटकर वहीं जमीन पर गिर जाती हैं, जिन्हें उठाने के लिए टॉमी झुकता तो है, लेकिन तब उसे इस चीज का एहसास होता है कि उसके आसपास से अब आवाजें आनी बंद हो चुकी हैं। और इस समय पर टॉमी के आसपास सिर्फ सन्नाटा था। वो घबराकर अपनी गन को निकालता है और अंधेरे की तरफ पॉइंट कर देता है। हेलो, यहाँ पर कोई है? हेलो एनीवन? लेकिन तभी अचानक एक बड़ी सी परछाई टॉमी पर पड़नी शुरू हो जाती है और टॉमी के साथ साथ हम सभी लोग देखते हैं कि वो बड़ी सी परछाई दरअसल में हल्क की थी। सैंड्रा एन ब्रॉकहर्स्ट, ये नाम था उसका, और वो 12 साल की थी, सिर्फ 12 साल। हल्क को देखकर टॉमी पूरी तरह से घबरा चुका था। वो उससे कहता है, मैं तुम्हारे हाथ में कैसा लगता है? भारी है ना? इतनी सारी ताकत मिलने के बाद तुम्हें ये चीज तो जरूर लगती होगी टॉमी कि क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। नहीं, इतनी ताकत है तुम्हारे हाथ में टॉमी। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? क्या तुम्हारा थोड़ा सा भी मन नहीं करता कि अगर तुम्हें खाली छोड़ दिया जाता तो तुम क्या करते? और ये देखकर टॉमी पूरी तरह से घबरा जाता है और पलक झपकते ही अपनी गन को फायर करना शुरू कर देता है। लेकिन ऑब्वियसली हल्क पर उन गोलियों का कोई भी असर नहीं पड़ता और वो मुस्कुराते हुए उससे कहता है, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि उस पर फायर करना जो उसे डिजर्व करता हो। तुम जानते हो मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा टॉमी? तुम एक झूठे हो और मैं झूठ बोलने वालों को सूंघ सकता हूँ। लेकिन ये सब कुछ देखकर टॉमी अपनी बंदूक को वहीं जमीन पे रखता है और हल्क के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। वो उससे कहता है, आई एम सॉरी, मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा, तुम मुझे पुलिस के पास ले चलो, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा, मैं कसम खाता हूँ मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा, मैं जेल चला जाऊंगा, वो मेरे साथ जो करेंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरी एक छोटी सी बेटी है। और ये सुनकर हल्क उससे कहता है, ओह तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आई नो, मेरे से गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या तुमसे कभी कोई गलती नहीं हुई है? क्या तुमने कोई गलती नहीं करी है कभी? मैं एक बुरा आदमी नहीं हूँ। क्या मैं बुरा हूँ? क्या मैं सचमुच बुरा हूँ? और उस शख्स की इस बात को सुनकर हल्क के चेहरे पर एक ईविल सी स्माइल आती है और वो मुस्कुराते हुए उस शख्स से कहता है, हाँ तुम मुझे बताओ। और अगले ही पल वो अपने बड़े बड़े हाथ उस शख्स की तरफ बढ़ाने लगता है। और ये सब कुछ हो जाने के कुछ समय बाद हम सभी लोग देखते हैं कि वो डिटेक्टिव और जर्नलिस्ट आपस में फिर से बात करते हैं। वो डिटेक्टिव उस रिपोर्टर को बताती है कि जो कोई भी लाशें उन्हें कुछ समय पहले मिली थी उनमें से एक मिसिंग है और इसके अलावा भी वहीं पास में मौजूद एक घर में जो डॉग्स नाम की गैंग का एक अड्डा हुआ करता था, वहां पर उन पर अटैक भी हुआ। और पिछले काफी समय से वो डिटेक्टिव्स उस गैंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो लोग उन्हें ढूंढ पाते किसी और ने उन्हें ढूंढ निकाला। हालांकि उनमें से कोई भी मरा नहीं है, लेकिन उन्हें काफी बुरी तरह की चोटें लगी हैं और पता नहीं कैसे उनके अंदर भगवान का डर बैठ चुका है, क्योंकि वो सभी लोग पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं।
और तब हम सभी लोग देखते हैं कि टॉमी वहीं के हॉस्पिटल के एक बेड पर मौजूद था। और यही सारी चीजें मुझे लेकर आती हैं इस शख्स पे, थॉमस एडवर्ड हिल। वैसे तो एक नॉर्मल इंसान है, पर इसने कुछ समय पहले उन डॉग्स ऑफ हेल से कुछ लोन लिया था और शायद इसी चीज के लिए उनके पास भी गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमें हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में मिला, और जहां पर ये मिला था उसके आसपास एक बहुत बड़ा गड्ढा था। एक ऐसा गड्ढा जैसे मानो एक बड़ा सा मीटियोर आके गिरा हो। इसकी दोनों लंग्स कोलैप्स हो चुकी हैं, काफी ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग है, और इसकी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं लगभग सारी टूट चुकी हैं। हो सकता है कि शायद कभी चल ना पाए या फिर कभी उठ भी ना पाए। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो गैस स्टेशन में जो रॉबरी हुई थी आज सुबह, वो इसी ने करी थी। हमें इसके पास से मर्डर वेपन मिला है और इसके फिंगरप्रिंट्स इस गन के साथ साथ उस गैस स्टेशन पे भी थे। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ। जिस शख्स ने आज इन सब लोगों पर अटैक किया, वहीं आसपास के लोगों का मानना है कि वो शख्स बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा, और वो ग्रीन था। और ये बात सुनकर उस जर्नलिस्ट के कान खड़े हो जाती हैं। वो उससे कहती है, क्या हो सकता है कि कोई और हो, क्योंकि वो तो मर चुका है, राइट? ब्रूस बैनर मर चुका है, उसका पोस्टमार्टम हुआ था, उसका फ्यूनरल हुआ था। मैं जानती हूँ, लेकिन याद है जो तीसरी बॉडी हमें उस गैस स्टेशन में मिली थी, उसका चेहरा काफी फेमिलियर लग रहा था। और एक बात जानती हो, वो तीसरा शख्स भी मर चुका था। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि एवेंजर्स ने या बाकी लोगों ने मिलकर इस चीज को कवर अप करने की कोशिश करी है और हमसे इतने टाइम झूठ बोलते आए हैं। मैं जानती हूँ कि ब्रूस मर चुका था, और मैं ये बात भी मानती हूँ कि ब्रूस बैनर मर सकता है। लेकिन शायद तुम ये बात भूल रही हो कि ब्रूस बैनर के शरीर में 2 लोग रहते हैं। और उस डिटेक्टिव की ये बात सुनकर वो रिपोर्टर पूरी तरह से शांत हो जाती है, और कुछ देर के बाद वो तुरंत ही अपने फोन को निकाल कर कहती है, मुझे अपने एडिटर से बात करनी होगी। और वहां से थोड़ी ही दूर ब्रूस बैनर अपने रूम में मौजूद था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पिछली रात आखिरकार हुआ क्या, और वो बाथरूम में एक मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखने की कोशिश कर रहा था। और उसी शीशे में अपने आप को देखते हुए वो कहता है, मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ, एम आई? लेकिन उस शीशे की दूसरी तरफ ब्रूस नहीं बल्कि हल्क था, जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। और ब्रूस उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है? थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और हाँ, डिस्कॉर्ड पे भी, जिन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। और आप में से जितने भी लोग डिस्कॉर्ड पर एक्टिव होंगे, उसी चीज के हिसाब से हम लोग उन्हें रोल्स भी असाइन करेंगे, जैसे एवेंजर्स, जस्टिस लीग, आई एम आयरन मैन, आई एम वेनम, और भी इसी तरह के कई सारे रोल्स। और हाँ, एक चीज और, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक ओपन टॉक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आई होप कि आपको इमॉर्टल हल का फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये कहानी बहुत अमेजिंग है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इसके कई सारे पार्ट्स और ट्विस्ट हम सभी के सामने रिवील होंगे। तो जाने से पहले कमेंट्स में मुझे चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये वाला पार्ट कैसा लगा। तो कॉमिक वर्स से मैं हूँ मोहित, और आप सभी लोग कीप बीइंग ऑसम।